स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMSC क्लासेस। लॉकडाउन में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैंडर्ड 9th का साइंस का लेसन 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड लेसन में हमने पढ़ा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की या एटॉमिक स्ट्रक्चर की, कि आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ एटम की जब एटम की डिस्कवरी हुई, एटम के बारे में लोगों ने जाना तो और उसके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई इसमें और क्या होता है, कैसे होते हैं एटम्स, इसका साइज़ क्या होता है, ये सारी बातें लोग जानने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। तो कई सारे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन, इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसके बारे में रिसर्च की। तो सबसे पहला जो मॉडल आया वो थॉमसन ने दिया। तो उन्होंने बोला कि जो एटम है, ही कंपेयर्ड एटम एज अ क्रिसमस पुडिंग या क्रिसमस केक से उन्होंने कंपेयर किया, या कहें तो वाटरमेलन से कंपेयर किया। और उन्होंने बोला कि कोई जो एटम है इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं दे आर एम्बेब्ड इन इट, उसमें इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे किसी केक में ड्राई फ्रूट्स, या जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स, कि जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन कट करो तो उसमें उसके सीड्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इन द सेम मैनर कि जो एटम है इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक और पॉइंट बताया कि एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द चार्जेस आर प्रेजेंट इन एन एटम, देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर आगे क्या हुआ, और भी साइंटिस्ट आए तो उन्होंने फिर जो थॉमसन का मॉडल था उसको नेग्लेक्ट किया, उसको वो टोटली एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उनका जो मेन लिमिटेशन था, मेन ड्रॉबैक था जे थॉमसन का, वो यही था कि ही डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था ये बात बताने के लिए, देयरफॉर हिज मॉडल वाज फेल्ड। बट हाँ, जो उनका नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एक्सेप्टेड इवन टुडे, उसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया और सारे साइंटिस्ट ने माना कि हाँ जो एटम है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए कि थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो आपने देखा कि थॉमसन का मेन जो ड्रॉबैक था वो यही था कि ही डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि ही हैज़ टेकन अ गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल बहुत ज़्यादा थिन लेयर उनको चाहिए था, तो उन्होंने 1000 एटम्स थिक गोल्ड फॉइल ली और उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए, अल्फ़ा रेज पास करवाई। इसीलिए ये जो मॉडल है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से अल्फ़ा रेज पास करवाई थी उन्होंने। फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एटम है उसमें से बहुत सारी रेज सीधे निकल गई, कुछ रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो गई अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बहुत कम रेज जो थी वो डाइवर्ट हुई, मीन्स दे डिफ्लेक्टेड बैक। उन्होंने अपना पाथ चेंज कर दिया, सेंटर पे जाके उन्होंने अपना पाथ चेंज कर दिया और दे रिबाउंड हो गई। तो उन्होंने फिर कंक्लूजन निकाला उस बेसिस पे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने बोला कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है, होलो है, इसीलिए जो ज़्यादातर रेज थी वो कैसे दे मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर गई या स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव की।
द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेंटर, और उसका जो एटम का जो सेंटर पार्ट है उसमें शायद से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ रेज वहाँ से वापस आ गई, वो सीधे नहीं जा पाई। और वो जो स्पेस है वो शायद से एटम का सेंटर पार्ट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम स्पेस लेता है। तो ये उनके कंक्लूजन थे, ये उनके ऑब्जर्वेशन थे आफ्टर हिज मॉडल। बट अगेन क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो थे ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो नहीं बता पाए कि कोई भी एटम है वो स्टेबल कैसे होगा। कि उन्होंने बोला कि एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं उसके होलो पोर्शन में। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली दे आर इन कंटिन्यूस मोशन इन द होलो पोर्शन। तो बाकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा पार्टिकल है इफ़ इट रिवॉल्व कंटिन्यूसली, अगर कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा तो वो स्टेबल नहीं हो सकता, कि एक टाइम के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा एंड द एटम विल बिकम अनस्टेबल, इट विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस। तो इस कारण से जो रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया, नेक्स्ट इज बोर्स मॉडल। फिर रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया और उन्होंने सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया दैट इज 2n² वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। कि उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम कि जितने भी एटम्स हैं वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इट इज़ बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। कि उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो शेल है उन्होंने 4 शेल डिसाइड की और उनको नाम दिया K, L, M और N शेल, जहाँ पे K शेल फर्स्ट शेल है और उसमें मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्यूपाई हो सकते हैं दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर 3 हुए तो क्या होगा, दे विल जंप टू नेक्स्ट शेल, अगले शेल में चले जाएंगे, है ना। ऐसे ही जो सेकंड शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8, थर्ड की 18 और फोर्थ की 32 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल की बात करें तो 2n² फर्स्ट शेल है तो इसमें n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2। मीन्स फर्स्ट जो शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं 2। यदि हम सेकंड शेल की बात करें तो यहाँ पे हमने 1 की जगह क्या रख दिया 2, बिकॉज इट इज सेकंड शेल, तो 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 × 4 = 8। मीन्स जो सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 8। यदि उससे ज़्यादा हुए तो क्या होगा, दे विल जंप इनटू नेक्स्ट शेल। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में फिल होंगे। और फाइनली जो नील्स बोर का मॉडल था वो आज तक सक्सेसफुल है एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंसी फाइंड करने के लिए हम यही मॉडल यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने अगला पॉइंट दिया कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो जाके एटम स्टेबल हो पाएगा। यदि नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। कि बॉन्ड फॉर्मिंग के थ्रू ही वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, कि आयंस फॉर्म करेगा नहीं तो, और आयंस के फॉर्म करने के बाद ही वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स जंप इनटू हायर एनर्जी लेवल। कि जैसे जैसे उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वो नेक्स्ट शेल में एंटर करते जाएंगे। तो जो रदरफोर्ड का डिफेक्ट था कि ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कि रदरफोर्ड ने सारी चीज़ें समझा दी थी, सारे उनके जो कंक्लूजन थे, ऑब्जर्वेशंस थे वो ट्रू थे, करेक्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसे प्रूव किया था। बट उनका मेन ड्रॉबैक, उनकी मेन लिमिटेशन यही थी कि ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो उस चीज़ को, उस ड्रॉबैक को नील्स बोर ने दूर किया। उस ड्रॉबैक को उन्होंने रिकवर किया। कैसे? कि उन्होंने बताया कि कोई भी एटम जब उसकी एनर्जी लेवल
बढ़ जाएगा तो इट विल जंप इनटू नेक्स्ट शेल, वो नेक्स्ट शेल में जाएगा जहाँ की उसका एनर्जी लेवल और ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये तीनों मॉडल्स आपके बताते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या इसमें होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, कि अभी आप जब तीनों साइंटिस्ट के मॉडल की बात कर रहे थे तो उन सब में ये टर्म्स यूज हुए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो व्हाट आर दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? तो ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन या क्या कंपैरिजन है, दैट वी आर गोइंग टू सी। So first of all, proton, it is positively charged particle, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन, नाम से ध्यान रखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, जबकि इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से डिनोट करते हैं एंड न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। फिर आगे जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, है ना, दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी, साइड में प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद प्रोटॉन इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इन साइंटिस्ट के नाम भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एटॉमिक मास, तीनों के एटॉमिक मास कैसे होते हैं? तो प्रोटॉन, उसका जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट होता है और यू कैन से इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जबकि इलेक्ट्रॉन उसका नेग्लिजिबल मास होता है और न्यूट्रॉन उसका भी मास 1 यूनिट या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। Now we are going to discuss our next topic in this chapter, that is electronic configuration. Electronic configuration means कि how the electrons are arranged in an atom, कि जैसे हमने नील्स बोर की थियोरी पढ़ी, उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बेसिस पे उनकी नंबर ऑफ शेल डिसाइड होंगी, और जब फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी तब जाके इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाएगा, सेकंड कंप्लीट हो जाएगी तो थर्ड में, ऐसे सो ऑन इट विल कंटिन्यू। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है, ये आप समझें। उसके बाद ध्यान रहे कि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड की 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक और बात ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तभी जाके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसकी जो फर्स्ट शेल में यदि हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 भर दिए। अब बचे कितने हमारे पास, जितने भी बचे उसमें से हम नेक्स्ट शेल में फिल करेंगे। नेक्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 8। तो कितने हो गए, 8 और 2 10। अब कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, थर्ड शेल में। ठीक है, अब इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, मीन्स फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो उसी तरीके से हम शेल ड्रॉ कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे कि सबसे पहले 2, उसके बाद जितने बचे वो सेकंड में, उसके बाद जितने बचे वो थर्ड में। ऐसे यदि हम लिथियम का एग्जाम्पल लें, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, उसके बाद जो बचे वो नेक्स्ट शेल में, तो नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन।
तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेंगे, हाफ शेल ड्रॉ कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। ऐसे ही आप क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन किसी भी एटम का आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप you have understood about electronic configuration.